गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया. सो नाउ वी वांट टू डिस्कस concept of circular motion when body is moving along circular path. So now here, first of all, we want to define the term that is angular displacement. Angular displacement क्या हो गई? Suppose करिए you are taking it like this. This is the center. तो P is the initial position of the particle at any time t is 0. And let us say body is traveling in the anti-clockwise direction. So after t seconds or delta t seconds, body reaches to this very position. So now if it reaches to this position after t seconds, then this is the angular displacement. Linearly अगर आप देखें, then particle or the body moves from point P to point A. But अगर आप देखें in terms of angle, तो उसने angle कितना traverse कर लिया? That is theta. तो angular displacement, it is the angle traveled by, अब आप by particle ले रही हो या body कह रही हो, about its axis of rotation. Naturally, angle traveled by particle कब? During particular time. कि particular time हमने लिया तो उसमें उसने कितना angle traverse किया. So that is angular displacement. And now you see, then what are the units of angular displacement? जब भी आप ले रहे हो तो units angular displacement के क्या होंगे? है तो ये एंगल ही ना बेटा, तो एंगल के क्या यूनिट होते हैं? रेडियन. सो इन द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी रेडियन. अब इसमें एक पॉइंट नोट करना है. देखो एंगल जो है जब ये मूव कर रहा है, मैंने खुद कहा है कि बॉडी इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट नोट क्या नोट करना है? फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा. फाइनाइट मतलब कि थीटा 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री. फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा is not a vector quantity. Is not a vector quantity. क्यों? Because it does not obey commutative property of vector addition. It does not obey commutative property of vector addition. इसलिए लेकिन अगर मैं यहां पर लूं डी थीटा, डी थीटा का मतलब क्या है? इनफाइनाइटिस्मल. इनफाइनाइटिस्मल. इनफाइनाइटिस्मल मीन्स वेरी वेरी स्मॉल. So that angular displacement is a vector. क्योंकि एक्चुअली आप खुद देखो कि अगर इस बॉडी को हम पहले 30 डिग्री इधर ले गए, राइट, फिर 40 डिग्री इधर लेके जाए, रिजल्ट कुछ और होगा. अगर मैं पहले 40 ऊपर लेके जाती हूँ, देखो पहले मैंने 30 ऊपर लिया, 40 नीचे लिया तो नीचे को आएगी. अब दूसरे में अगर मैं 40 ऊपर ले लूँ, 30 नीचे लूँ तो वो ऊपर को रहेगी. तो कहाँ बराबर हुए? सेम नहीं ना होंगे.
तो इट डजेंट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये याद रखिए कि थीटा फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, और उसका रीजन क्या देना है कि इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर addition. Now the next term is angular velocity. Angular velocity. Angular velocity omega. Now angular velocity omega इसका symbol है. It is defined as rate of change of the rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement omega. इसका मतलब ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। अब जब बॉडी की सर्कुलर मोशन है तो उसमें ये टर्म आ रही हैं। अब अगर बेटा इसमें भी आप देखो तो ये उसी तरीके से होगा कि जैसे अब आप बॉडी की सर्कुलर मोशन ले रहे हो, तो अब हम ओमेगा को यूनिफॉर्म कह सकते हैं या नहीं, कैसे आएगा? अब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कब होगी? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कब आएगी? जब हम ये कहेंगे कि बॉडी ट्रेवल्स इक्वल एंगल्स इन equal time intervals howsoever small may be interval। अगर मैं ये कहती हूँ हर सेकंड में बॉडी जो है 1 मिनट 1 मिनट ट्रेवर्स कर रही है, या मैं कह रही हूँ हाफ डिग्री ट्रेवर्स कर रही है हर एक सेकंड में, तो दैट मीन्स 5 सेकंड में 2.5 डिग्री हो गया। तो उस केस में आप बॉडी के वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और अगर अनइक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं तो वेलोसिटी क्या हो गई? वेरिएबल। तो फिर आप उस केस में क्या फाइंड आउट करोगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किस केस में? जब नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। अब आप देखो ये O तो सेंटर है, इसमें आपने ले लिया P पोजीशन, आपने ले ली एट एनी टाइम t0। अब t1 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर पहुँच गई बॉडी, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही तो उसने एंगल ट्रेवर्स कर लिया θ1। t2 सेकेंड्स के बाद यही बॉडी इस B पोजीशन पे पहुंच गई, तो अब टोटल एंगल कितना कवर हुआ? θ2। तो t1 सेकेंड्स तक एंगल t1 है, t2 सेकेंड्स तक θ2 है। तो अब हमने क्या लेना है? एंगल ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स मतलब ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल और द बॉडी, जो भी ले रही हो, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 सेकेंड्स, या वो इसको ये भी कह देगा टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगी? θ2 माइनस θ1। कितना एंगल ट्रेवर्स हुआ? θ2 माइनस θ1 कितने टाइम में? t2 माइनस t1 में। तो दैट मीन्स दिस विल बी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा ये याद रखिए, जो कुछ आपने लीनियर मोशन में लिया था वहाँ पर देखो हमने वेलोसिटी वर्ड बोला, तो अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि वहाँ कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। और यहाँ पर जब बॉडी की सर्कुलर मोशन है तो कौन सी वेलोसिटी आ गई? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी का ये आपके पास मीनिंग बन गया। नाउ यू टेल मी, आप बताइए भाई
क्या यूनिट्स होंगे एंगुलर वेलोसिटी के? एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स एंगल अपॉन टाइम. तो एसआई यूनिट्स में यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी एंगल रेडियन टाइम सेकेंड. तो इट विल बी रेडियन पर सेकेंड. अब ये देखना है कि एंगुलर वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर. अब ये क्या है? डी थीटा बाय डी टी. डी थीटा मैंने क्या कहा है? वेक्टर. डी टी टाइम. टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज वेक्टर. तो ओमेगा angular velocity is a vector quantity and is always acting along. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटे डायरेक्शन आगे. तो किधर है इसकी डायरेक्शन? इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये याद रखना है कि ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमेशा एक्ट कर रही है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दिस वाज अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब आप ये देखिए कि जब बॉडी की सर्कुलर मोशन है तो उस केस में भी लीनियर वेलोसिटी आएगी. तो अगर आएगी तो नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity? So now next we want to find out relation between linear velocity and angular velocity. अब सबसे पहले जो आपने अंडरस्टैंड किया, नोटिस करिए कि बोथ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज. लेकिन यहाँ पर जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड्स में फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हमने इसमें सबसे पहले कैसे स्टार्ट किया? वी आर कंसिडरिंग दैट लेट अस कंसिडर इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी at any time t is 0. Initial position is at point P which is in line with the O, that is center. Now this body is moving in anti-clockwise direction with the uniform angular velocity omega. So after t seconds body reaches to this point A. t seconds के बाद यहाँ आ गई. तो angular displacement is theta in this case. और इसमें linear displacement कितनी होगी? Obviously this is the linear displacement. तो अब क्या आया कि when body is moving along circular path, body is moving along circular path, तो उसके अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? दैट इज लेंथ ऑफ आर्क PE. ये अब इसमें ये है कि बेटा लीनियर में आप कहोगे कि ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं है, ये लीनियर कैसे हो गई? लीनियर कर्व भी तो हो सकती है. मतलब आपका यूं गया डिस्टेंस है ना ये, तो इसमें P पॉइंट से A पॉइंट तक, तो दैट इज लेंथ ऑफ दिस आर्क, दैट इज L. और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उन्हीं t सेकेंड्स के दौरान कितनी हो गई? थीटा. नाउ OP और OA is R, that is radius of the circle. अब आप ये जानते हो, we know that जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की है उसके अकॉर्डिंगली L is equal to R theta. थीटा क्या लेते हो? L by R. तो we can say L is equal to R theta. अब क्या करिए? डिफ्रेंशिएट both sides with respect to time t के साथ. तो d by dt of L
इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा। अब इसमें देखिए ये तो बन गया डी एल बाई डी टी। अब आर रेडियस तो नहीं ना चेंज होना, हर टाइम पे जैसे मर्जी से सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करेगी, दैट विल रिमेन सेम। तो दैट मीन्स आर रेडियस इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन टाइम, तो इसलिए हमने उसको बाहर ले लिया डिफरेंशिएशन से। अंदर क्या बन गया डी थीटा बाई डी टी। नाउ डी एल बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, v velocity. Now d theta by dt is rate of change of angular displacement, that is omega. तो इसका मतलब आपके पास क्या बन गया, v is equal to r omega। और ये जो है ये कौन सा रिलेशन है, स्केलर रिलेशन। स्केलर रिलेशन का मतलब कि वी आर कंसिडरिंग only magnitude of velocity, whether that is angular or linear। तो ये आपके पास था about the concept of the linear velocity and angular velocity। अब उसके बाद next आ जाता है कि what is the relationship, what is the meaning of time period and frequency and how we can define omega in terms of, पहले what is time period। अब जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो इसमें टाइम पीरियड का क्या मतलब है, टाइम पीरियड का क्या मीनिंग होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सर्कल। जितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट होगा, रेवोल्यूशन ऑफ द सर्कल का क्या मतलब है कि जैसे बॉडी यहाँ से शुरू हुई थी पूरे सर्कल में घूम के वो वापस इसी पॉइंट पर आ रही है, तो ये एक रेवोल्यूशन होगी। तो इसके लिए जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर of revolutions made by body during 1 second। एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस बनेगी। अब आप देखिए कि मान लीजिए मैं कहती हूँ टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड्स, सो दैट मीन्स एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड्स। तो एक सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशंस बनेगी, देखो 4 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज 1, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी 1/4। तो इसका मीनिंग क्या आ गया कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और यू कैन से दैट टाइम पीरियड इज reciprocal of frequency. So two are inversely proportional to each other. Now next we want to express angular velocity in terms of time period और frequency। कि अब आपको जैसे मैं कह दूं कि body complete the circle during 4 seconds, then what will be its angular velocity? So now we want to calculate relation between angular velocity and time period। तो इसमें हमने क्या लेना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक लेना है कि जब बॉडी की आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो बेटा, अब जैसा कि हमने अभी कहा कि कंप्लीट सर्कल में बॉडी इस तरीके से मूव करके वापस आती है, सो दैट मीन्स ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन, हाँ भी बताइए, व्हाट विल बी एंगल traversed by the body। हाँ भाई,
जब बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है, नाउ इट इज मूविंग अबाउट इट सेंटर, है ना, तो जब ये सेंटर के अबाउट मूव कर रही है तो ये देखो जैसे ऐसे था, ये एंगल था, अब बॉडी यहाँ गई तो एंगल ये हो गया, बॉडी यहाँ गई एंगल ये हो गया, बॉडी यहाँ गई तो एंगल इतना हो गया, ऐसे चल रहा है ना एंगल ट्रेवर्स। तो जब कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी तो बॉडी यहाँ टर्न होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री। सो क्लियर हुआ ना कि किस तरीके से आपने इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन के दौरान 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन, बिकॉज यू नो 180 डिग्री इज पाई रेडियन। नाउ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। हाँ भाई, क्या है टाइम एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज टी, जिसे आप क्या बोलते हो, टाइम पीरियड। ठीक हो गया। नाउ यू टेक डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेशियो ऑफ एंगल ट्रेवर्स टू टाइम टेकन। तो इसलिए आप एंगुलर वेलोसिटी की यहाँ पर क्या लोगे, डेफिनेशन, एंगल traversed by body during one revolution divided by time taken to complete one revolution. तो that means ओमेगा क्या बन गया, 2 पाई अपॉन टी, पाई रेडियन, टी इज टाइम पीरियड, दैट इज सेकेंड। तो बन गया ना रेडियन पर सेकेंड। तो दैट मीन्स आपके पास रिलेशन क्या बन गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी एंड 1 अपॉन टी इज फ्रीक्वेंसी, तो इट इज 2 पाई एन। तो दैट मीन्स कभी भी अगर एन फ्रीक्वेंसी दी है तो आप एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, अगर टाइम पीरियड दिया है तो वहाँ से एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसलिए अब मान लो आपको टाइम पीरियड दिया 4 सेकेंड्स का, तो फिर ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, अब आप लिख रहे हो 2 पाई बाई 4। तो अब एक चीज़ है, जब वैल्यू आपने इसमें कैलकुलेट करनी है तो अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 1, वो तो रेडियन में था ना, तो नाउ you will take it to be not this 180 डिग्री, क्या लिखोगे यहाँ पर 22/7 इंटू 4। तो ये आपके पास उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट, जब एंगुलर वेलोसिटी की हमने बात कर ली तो उसके बाद बेटे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नाउ नेक्स्ट इज what is angular acceleration। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज अल्फा। तो ये क्या बनेगा भाई, एंगुलर वेलोसिटी से ही आएगा ना, तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो rate of change of angular velocity is alpha, that is angular acceleration। That means alpha को हम क्या लिखेंगे, d omega by dt। Again alpha is a vector quantity और अल्फा की डायरेक्शन किस तरफ होगी, along the direction of velocity, that means along the axis of rotation। अब इसमें भी बेटे acceleration can be uniform, तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी की कब आएगी, हाँ जी बताओ, जैसे आप लीनियर में लेते हो तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। लेकिन इसमें टाइम इंटरवल छोटे से छोटा बड़े से बड़ा और इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो आगे फिर क्या कहते हैं,
howsoever small may be interval. इसका मीनिंग कि मान लीजिए हमने हर 5 सेकेंड्स के बाद लिया कि एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस 10 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब पहले जब 0 सेकेंड पे मान लो जब टाइम t 0 था तो ओमेगा की वैल्यू 0 थी। जब 5 सेकेंड टाइम हुआ तो ओमेगा की वैल्यू 10 आ गई। जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। तो हर 5 सेकेंड में 10 का वेरिएशन हो रहा है। लेकिन उसके बाद हमने जब 1 सेकेंड में देखा तो ये वैल्यू 2 थी। जब हमने 2 सेकेंड पे देखा वैल्यू 4 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप छोटे से छोटा इंटरवल ले रहे हो, बड़े से बड़ा इंटरवल ले रहे हो, उसमें जो चेंज आ रही है एंगुलर वेलोसिटी की, दैट इज सेम। तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बन गई? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके बाद हम इसमें लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर acceleration and angular acceleration. तो भाई कहाँ से बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन किस टाइम आनी है? इसी टाइम ना जब बॉडी इस तरीके से जा रही है। और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात तब आएगी जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो इस केस में जब आप ले रहे हो तो आपके पास अब क्या है? आपने निकाल लिया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। तो यही ना, r ये रेडियस है, बॉडी यू मूव कर रही है। तो बॉडी p पॉइंट t 0 पे थी, तो t सेकेंड्स के बाद बॉडी यहाँ पहुँच गई। तो उसमें ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी आपकी है, तो v इज आर ओमेगा। तो अब हमें ये पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब हमने क्या कहना है? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड्स को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे पिछले में किया था। d by dt ऑफ v इज d by dt ऑफ r ओमेगा। r कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया, तो आपके पास ये बन गया। नाउ v इज द लीनियर वेलोसिटी, तो dv by dt is rate of change of linear velocity, तो it will be linear acceleration। तो ये r d omega by dt will be angular acceleration। इसमें देखो dv by dt is rate of change of linear velocity, तो उसे a कहा। a is linear acceleration, d omega by dt is alpha, that is angular acceleration। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया a is equal to r अल्फा। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं कि इसमें ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। This linear acceleration is also known as tangential acceleration। कोई बताएगा क्यों टेंजेंशियल कहा? हाँ जी, सोचिए जरा, कॉन्सेप्ट लगाइए। अरे बिकॉज लीनियर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट। बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ वेलोसिटी की है। वेलोसिटी की किस तरफ है? टेंजेंट टू पाथ एट एनी पॉइंट। तो इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट टू पाथ एट दैट पॉइंट। दैट पॉइंट का मतलब कि जिस पॉइंट के ऊपर भी आप इसकी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। इसलिए
अब मैं जो a है इसको क्या लिख सकती हूँ, at। t मैंने इसके सिफिक्स लिया, नीचे लिखा है कि जिससे ये क्लियर हो जाए कि दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी, ए ही रहने देते। बेटा इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट रेडियल एक्सेलरेशन, कि जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो इसमें एक तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे हैं, एक इसमें क्या आएगी, इसमें आएगी रेडियल एक्सेलरेशन। अब उस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है, तो इसलिए अब आज आपने क्या सीखा, सिंपल से पॉइंट सीखे हैं कि बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, देन इन दैट वेरी केस देयर इज अ चेंज इन द एंगल, जो एंगल ट्रेवर्स्ड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, rate of change of angular displacement is angular velocity, rate of change of angular velocity is angular acceleration। उसके बाद हमने देखा कि there is relation between linear velocity and angular velocity, v is equal to r omega and a is equal to r alpha, and now the units of alpha will be omega by t, so it will obviously be radian per second square। और इसमें हमने ये देखा कि finite angular displacement is not vector, but angular velocity and angular acceleration both are vector quantities। So thank you, and now we will meet for the next lecture, that is about radial or centripetal acceleration.